राहुल को कश्मीर की रुचिका से प्यार हो जाता है, लेकिन रुचिका की माँ की ये शर्त थी कि मेरी बेटी की शादी तो मैं सिर्फ किसी कश्मीरी से ही करूंगी, बाहर के लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। आंटी जी, मैं कश्मीरी ही तो हूँ। वो क्या ना, मेरे पापा कई साल तक कश्मीर में पोस्टेड थे, लेकिन बाद में उनकी नौकरी यहाँ दिल्ली में लगी, इसके लिए दिल्ली आना पड़ गया। ओरिजिनल तो हम लोग कश्मीर से ही हैं। देखो ना माँ, ये लड़का कश्मीर का निकला, करवा दो ना मेरी शादी इस लड़के से। ठीक है, कल अपने पापा को लेकर आ जाना। राहुल और उसके पिता के बीच बिल्कुल दोस्तों जैसा रिश्ता था। राहुल के पिता कहते हैं, अरे तू देख, ऐसा कश्मीरी बनूंगा, ऐसा कश्मीरी कि वो अपनी कश्मीरी भूल जाएंगे, समझा? पापा ओवर एक्टिंग मत कर देना, बस मेरी शादी का मामला है। अरे ऐसी बात कर रहा है, तुझे अपने पापा पर विश्वास नहीं है? अगले रोज दोनों रुचिका के घर पहुंचते हैं, जहां राहुल के पिता YouTube से टूटी फूटी कश्मीरी सीखकर रुचिका की माँ के सामने बोलने लगते हैं और 2-4 कश्मीरी खाने का नाम भी पूछने लगते हैं, जिसके बाद रुचिका की माँ को विश्वास हो जाता है कि वो लोग कश्मीर से हैं और रुचिका की शादी हो जाती है राहुल के साथ। शादी के बाद बेटा, रुचिका को ये ना बताना कि हम कश्मीर से नहीं है और मैंने झूठ बोला था। वो क्या है ना, अपनी बहू के आगे अपनी इज्जत बना कर रखना चाहता हूँ। हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी यही कहा कि मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन मेरे पापा कश्मीर में रहते थे। उन्हें कश्मीर के बारे में सब कुछ पता है और यहाँ तक कि उन्हें खाना भी कश्मीरी पसंद है, तो तुम अच्छा से कश्मीरी खाना बनाना सीख लो। सुबह सुबह रुचिका पिताजी से कहती है, पापा इन्होंने बताया था आपको कश्मीरी खाना पसंद है, तो ये लीजिए सुबह सुबह काढ़ा, आप पीजिए, मैं अपने लिए चाय रख कर आती हूँ। हाय रे, जो आदमी ने पूरी जिंदगी चाय पीकर गुजारी, वो भी अदरक वाली, उससे ये काढ़ा कहाँ समझ में आ रहा था। लेकिन क्या करें, बहू के सामने इज्जत बना के रखना भी जरूरी है। काढ़ा पीने के बाद बहू, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। वो क्या ना, मुझे काढ़ा पीने के बाद वॉक करने की आदत है। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं, वॉक तो करनी चाहिए। ससुर बाहर जाते हैं और चौराहे पर टपरी चाय पीकर आराम महसूस करते हैं। क्या बात है, अब तो बहू आ गई, अब तो आपके घर पे और अच्छी चाय मिलनी चाहिए। अब हमारी चाय पी रहे हैं। वो क्या है ना, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो नहीं चाहती कि मैं चीनी वाली चाय पी लूं, इसलिए वो मुझे चाय में चीनी डाल के नहीं देते। और तुमको पता है, मुझे जब तक मीठी चाय ना मिले तब तक आराम नहीं मिलता। वैसे तो ना ज्यादा दिमाग मत लगा, 1 कप चाय और दे दे, चल जल्दी। ससुर बाहर से चाय पीकर घर आते हैं तो ये क्या, घर में बहुत तेज तड़के की खुशबू आ रही थी। अरे बहू, क्या हो गया? ऐसा क्या बना रही हो? पूरा घर मसाले से महक रहा है। पापा जी, मैं ना कश्मीरी राजमा गोगजी बना रही हूँ, वो भी लाल वाला, मिर्चों से भरा। आपको बहुत पसंद आएगा। अरे सुबह सुबह राजमा कौन खाता है? मुझे तो भाई सिंपल सा पोहा बना देती बहू। कैसे बात कर रहे हैं पिताजी, अब मेरे होते हुए आप सिंपल पोहा क्यों खाएंगे? गए दिन आपकी सिंपल सिंपल चीज खाने की। अब तो आप खाइएगा कश्मीरी खाना, कश्मीरी रोटी, कश्मीरी चावल, कश्मीरी सब्जी, सब कुछ कश्मीरी कश्मीरी। अच्छा पापा जी, जरा बाजार जाके कश्मीरी मिर्च ले आइए ना। पिताजी बेचारे क्या करें, उठाते हैं झोला और निकल जाते हैं बाजार कश्मीरी मिर्च लेने। तभी बहू पीछे से फिर से चिल्लाती है, पिताजी कश्मीरी मिर्ची भी लाइएगा। अरे बहू, बोलो तो मैं पूरा कश्मीर उठा के यहाँ ले आता हूँ, बताओ। पापा जी, आप ना मजाक कर रहे हैं, कश्मीर उठा के आपका बेटा ले तो आए, मैं हूं ना कश्मीरी, और कितना कश्मीर चाहिए आपको घर पर। ससुर सर पर हाथ रख लेता है और निकल जाता है घर से बाहर। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर छोले भटूरे का ठेला लगा है। बस फिर क्या था, हचक के 2 प्लेट छोले भटूरे खाता है और घर पर ढेर सारा कश्मीरी मिर्च और कश्मीरी मसाला लेकर रख देता है। बाहर से खाना खाकर आए ससुर के सामने जब बहू राजमा गोगजी की पूरी प्लेट लगाती है तो उसे लगता है बस अब कोई उसे कुछ ना दे खाने के लिए। बेटा, मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगा। दरअसल मैं ना सुबह नहीं खाता हूँ, मैं सीधा शाम को ही खाता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, मैं सुबह से लगी हूँ आपके लिए खाना बनाने में, इनको टिफिन भी दे दिया, कुछ तो खा लीजिए। बेटा, तू तो जानती है इस उम्र में ज्यादा खाना सही नहीं होता। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना किया है तेल घी खाने के लिए। बस इसलिए ये राजमा गोगजी ना तू ही खा ले। पिताजी, डॉक्टरों ने आपको मना किया, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी आपके लिए कश्मीरी हलवा बना देती हूँ, बहुत पौष्टिक होता है वो हलवा। रुकिए, हाय रे, कश्मीरी हलवा,
पंजाबी छोले भटूरे के बाद किसके पेट में इतनी जगह बचती है कि वो हलवा भी खा पाए। लेकिन कश्मीरी बहू ने ठान ली थी कि इस ससुर जी को तो दिल्ली में ही कश्मीर घुमा के रहेगी वो, और वो भी हर रोज। अरे बहू, ये YouTube में हमेशा क्या देखती रहती हो? किचन में हमेशा फोन मत चला कर, ठीक नहीं रहता। कभी कोई तेल गरम तेरे ऊपर आ गया तो किचन में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। ये सुनकर पता नहीं बहू को क्या हो जाता है, उसके चेहरे में पसीने छूटने लगते हैं। जी पिताजी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगाया। अरे ठीक है, मैं समझ गई। तू भी थोड़ा ध्यान से काम किया कर। क्या जरूरत है तुरंत YouTube चलाने की? पहले से देख लिया कर, लिख लिया कर, फिर काम किया कर। बेटी को माँ की बात समझ में आती है और वो फोन रख देती है। शाम को पति आता है और रुचिका के हाथ में 2 टिकट रखता है। ये क्या है जी? आप कहीं जा रहे हैं क्या? और किसके साथ जा रहे हैं आप? पति जोर से हंसता है। जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। रुचिका को गुस्सा आता है, वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे पागल हो गया, किसके साथ जाऊंगा? तुम्हारे साथ ही जाऊंगा ना। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई है तो मैं किसी और के साथ कैसे जा सकता हूँ? पागल। हम दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे हैं। रुचिका खुश। कश्मीर? अरे वाह। हाँ, देखते हैं कहाँ पली बड़ी हो तुम कश्मीर में। तुम्हारे नानी दादी के घर घूमकर आएंगे इस बार। नानी दादी का घर? हाँ, क्यों? अपने घर वालों से नहीं मिलवाओगी? शादी में तो कोई आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। चलो हम ही मिला आएंगे भाई। ये सुनकर रुचिका को न जाने क्या हो जाता है। वो परेशान हो जाती है और कमरे में चली जाती है और फिर से माँ को फोन लगाती है। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? 2 लोग क्यों जाओगे कश्मीर? पति को बोलो कि ससुर को भी लेके चले। कैसी बात कर रही है माँ? हनीमून में ससुर को कौन साथ ले जाता है? अरे वही तो, कोई नहीं ले जाता है। बोल देना मैं इतनी दूर जाऊंगी तो मुझे पिताजी की चिंता रहेगी, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और अगर सिर्फ हम दोनों को ही चलना है तो आसपास ही चलते हैं। फिर कश्मीर की टिकटें कैंसिल करवा देना। और तुम दोनों कहीं और घूमने चले जाना। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है माँ आपने। अच्छा माँ, एक बात बता, अगर पिताजी भी कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए तो? हाँ तो बोल देना कश्मीर वाले रिश्तेदारों से हमारा झगड़ा हो गया, इसीलिए शादी में भी नहीं आए। देख अब ना मेरे पास बहुत काम है रुचिका, मुझे काम करने दे। आए दिन फोन घुमा देती है। तू भी अपना काम कर और मुझे भी चैन से जीने दे। चल बाय। रुचिका बाहर आती है और अपनी माँ के बताए प्लान के अनुसार पति से पिताजी को भी साथ लेकर चलने के लिए कहती है। कैसी बात कर रही हो बहू? मैं कहाँ कश्मीर जाऊंगा? कश्मीर से वैसे भी मेरा मन भर चुका है। पिताजी मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो आपके साथ ही। आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे? अरे बेटा, तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। लेकिन ठीक है बेटा, मैं अकेला रह लेता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना भी आता है। ठीक है पिताजी, आप अगर इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मैं उनके साथ अकेली चली जाती हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर कश्मीर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप एक काम करिए ना, आसपास कहीं हरियाणा या नैनीताल ही घुमा लाए। पति भी मान जाता है और दोनों पति पत्नी चले जाते हैं हरियाणा घूमने। मैंने जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं देखा था, लेकिन बहू ऐसी आई है कि कश्मीर के नाम से मुझे खौफ हो रहा है। यहाँ पे इतना कश्मीरी खाना खिलाती है, वहां न जाने कितना कश्मीरी खिलाएगी। चलो अब कुछ दिन तो चैन से गुजारूंगा। यहाँ का ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, बताओ क्या खाओगी? वैसे मैं कोशिश करता हूँ कुछ कश्मीरी खाना मिल जाए। नहीं, सुनो ना, मुझे बस आलू का पराठा, सफेद मक्खन और एक गिलास लस्सी दिला दो। पति हैरान, कश्मीर की लड़की पंजाबी खाने की डिमांड? कैसी बात कर रही हो? तुमने ऐसा खाना पहले कभी खाया है क्या? अरे तुम्हारा पेट कहीं खराब ना हो जाए। खाया है, मैंने बचपन से खाया है। तुम बस मंगवा दो मेरे लिए। बचपन से तुमने ये खाना खाया? अरे तुम तो कश्मीर में थी ना। कश्मीर में कहाँ से सफेद मक्खन, आलू का पराठा, लस्सी का गिलास मिल गया तुम्हें? छोड़ो ना, तुम क्यों इतना गणित लगा रहे हो? चुपचाप से जो बोला है मंगवा दो तो मैं खा लूंगी। नहीं तो बोलो पहले बैठ के मेरा बायोडेटा देखना है क्या? यहाँ भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है। अरे कुछ खिला दो ना प्लीज। अरे हाँ बिल्कुल, कैसी बात कर रही हो? दोनों खाना खाते हैं, हरियाणा में घूमते फिरते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही, पिताजी इस बार मैं आपको और एक बढ़कर खाना खिलाऊंगी कश्मीरी, और वो भी कश्मीर की गलियों का। ससुर मुंह बना लेता है, लेकिन क्या करे।
उसका तो एक बार को मन करता है कि बहू से कह दे, बहू माफ कर, लेकिन अब कश्मीरी खाना नहीं खाना। लेकिन फिर बेटा कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप हमेशा क्या मन ही मन सोचते रहते हैं? बेटा मुझसे ना ये कश्मीरी खाने का नाटक नहीं होता। कश्मीरी खाना खा के मेरी आंतों में छाले पड़ गए। इतनी मिर्च इस उम्र में मैं नहीं खा पाऊंगा। बेटा तो कुछ भी करके अपनी बहू को बोल दे कि मुझे सिंपल सा ही खाना दे। अब हाँ पिताजी, इस बार जब हम घूमने गए थे ना, तो उसने भी आलू का पराठा, मक्खन और लस्सी का गिलास मंगवाया था। मैं तो हैरान रह गया, इसे हमारे घर का खाना कैसे पसंद आ रहा है। क्या बात है बेटा, बहू को हमारे यहाँ का खाना पसंद आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी हमारे कहने पर ये कश्मीरी खाना खा रही हो? एक बार बहू के मन को टटोल तो सही कि क्या है। क्या पता हमने बोल दिया कि हमें कश्मीरी खाना पसंद है इसलिए बनाती हो। ठीक है पिताजी, मैं बात करता हूँ। अगर ऐसा है तो इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पति रुचिका से बात करता है, सुनो, अगर तुम्हें कश्मीरी खाना खाने का मन नहीं करता ना, तो तुम घर में दिल्ली का खाना बना सकती हो, क्योंकि हम सब भी वही खाएंगे। क्योंकि वैसे भी पिताजी, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अरे नहीं नहीं नहीं, पिताजी को बोलो परेशान ना हो, हम कश्मीरी खाना ही खाएंगे। हाँ लेकिन वो परेशान। हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी मन कर जाता है कुछ और खाने का, वरना मुझे ना कश्मीरी खाना ही पसंद है। मैं तो बचपन से कश्मीरी ही खाती हूँ। बेचारे पति का मुंह अटक जाता है। वो पिताजी को सारी बात बताता है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। बुढ़ापे में सोचा था बहू आएगी तो एक से बढ़कर एक खाना खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो छोड़ना। बेटा एक बात बता, कितना जीना है? शादी के बाद ये सब छुपाना मुश्किल है। तो एक काम कर, बहू को सब सच सच बता दे। पापा, आपको उसकी माँ का पता है ना, अगर हम बोल देंगे कि हम लोग कश्मीरी नहीं है तो कल को रोज लड़ाई झगड़े घर पर शुरू हो जाएंगे। बेटी माँ के कान भरेगी और माँ बेटी के। शांति की जिंदगी चल रही है पिताजी, चलने दीजिए। दिन ऐसे ही चल रहे थे। सुबह काढ़ा और दिन में भर भर के कश्मीरी मिर्च वाला खाना खा के ससुर की हालत खराब हो जाती है। उधर बहू भी पता नहीं क्यों परेशान परेशान से घूम रही थी। फिर एक दिन बहू की माँ घर आती है। अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? आइए। भाई साहब, आपसे एक गुजारिश करने आई थी। गुजारिश कैसे बहन जी? आप तो आज ऑर्डर कीजिए, क्या हुआ? वो क्या है ना, बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ रुचिका बिटिया को? हमें तो उससे कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब माँ का एकदम से तो छोड़ा नहीं जाता, तो मैं कह रही थी क्या मैं उसको कुछ दिन के लिए घर ले जाऊं। ससुर तो जैसे खुश हो जाते हैं, बहू जाएगी तो मनमर्जी का खाना तो खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? आपकी बेटी पहले, हमारी बहू बाद में। अरे रुचिका, मम्मी के पास जाना था आपको बेटा, तो मुझे बता देते, मैं ही छोड़ आता। माता जी को परेशान किया इस उम्र में। वैसे तो उम्र पापा जी आपकी भी कम नहीं है, बस यही कारण है कि मुझे चिंता हो रही थी आपकी कि आप क्या खाएंगे। वैसे मैंने हफ्ते भर का कश्मीरी राजमा गुगजी और दूसरे कश्मीरी व्यंजन बनाकर फ्रिज में रख दिए, आप सिर्फ गर्म करके खा लीजिएगा। हाँ, अरे मेरी चिंता मत कर बेटा, आराम से जाओ और आराम से आना। हाँ, बहू मायके पहुंचती है और मायके जाके, अरे माँ छोले भटूरे तो ला, और एक काम कर सैंडविच बना ले, और साथ में ना 2 कप चाय, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहाँ है मम्मा? कितना खाएगी, ससुराल में खाना नहीं मिलता क्या? माँ वैसे तुझे क्या पड़ी थी जो मेरी शादी कश्मीरी लड़की के घर कर दी? ऐसा क्या शौक है? देखा कश्मीरी कितने सुंदर होते हैं, गोरे चिट्टे। तू तो गोरी है, पर कोई काले से शादी हो जाती तो तेरे आने वाले बच्चे काले पैदा होते, इसीलिए मैं तेरी शादी कश्मीर में करवाना चाहती थी। लो, बन गया कश्मीर घर का भी और मेरे पेट का भी। यूट्यूब से देख के कश्मीरी खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग खराब हो जाता है माँ। अरे अब तेरे ससुर को कश्मीरी खाना ही पसंद है तो क्या करेंगे? चल छोड़, अगर कल को तेरा पति हरियाणवी होता या कहीं और का होता, गुजराती मराठी, तब भी तो वहां का खाना बनाती ना। तो अब कश्मीरी बना रही है, क्या हो गया? अरे माँ, जिस गांव जाना नहीं उस गांव की राग अलाप के क्या फायदा? पिताजी को ही लगता है कि इस उम्र में उनके मन का खाना ना मिले तो बहू बनना बेकार है, वरना इनको तो मैं यूं समझा लेती। एक काम कर, धीरे धीरे अपने ससुर को दिल्ली का खाना खाने की आदत डाल। उनको बता इतना तेल मसाला खाना सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे भी इतने बूढ़े हैं, टपक जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख माँ, मेरे ससुर के लिए कुछ भी मत बोल, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, पता है बेटी की तरह रखते हैं मुझे। एक बार अपने बेटे के लिए कुछ ना लाए
पर पापा मेरे लिए जरूर लाते हैं। सच में पापा जी बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है, तुझे अच्छा ससुराल मिल गया, पर चल के खाने पीने की छोटी मोटी दिक्कत तो होती रहती है ना। छोटी मोटी दिक्कत छोटी मोटी नहीं है मम्मी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इतना मसाला, इतना तेज कश्मीरी खाना कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज मुझसे नहीं खाया जाता। क्या करूं मैं? बताया ना तुझे, धीरे धीरे अच्छा अच्छा दिल्ली का खाना बनाना शुरू कर और अपने ससुर को दे। और बताना कि इतने तेल मसाले वाला खाना ठीक नहीं है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वहीं ससुर बेटे से बात करते हैं। बेटा चल, हफ्ते भर तो माना हम जिंदगी जी लेंगे। वैसे बहू के बिना भी घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद कुछ कर बेटा। पापा क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा हम अपने मुंह से तो नहीं बोल सकते कि बहू हम कश्मीरी नहीं है, तो तू कुछ और खाना बना, क्योंकि हम झूठे बन जाएंगे। लेकिन एक आइडिया है। कौन सा आइडिया पापा? हम एक डॉक्टर को कुछ पैसे देके घर पे बुलाते हैं। बहू के सामने वो डॉक्टर बोलेगा कि कैसा खाना खाना चाहिए, और बहू को बोलेगा कि इस घर में तेल मसाला कम डाला करो। अपने आप बहू को पता चल जाएगा कि हमें कश्मीरी खाना नहीं खिलाना, बात खत्म। वाह पापा, क्या आइडिया लगा है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हफ्ते भर बाद रुचिका घर आती है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो खाना बना रही थी कि डॉक्टर आ जाता है। अरे पिताजी, डॉक्टर क्या हुआ है? क्या हो गया? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। सॉरी पापा जी। अरे नहीं नहीं बेटा रानी, ऐसा नहीं है। वो पता नहीं काफी दिनों से पेट में जलन हो रही थी ना, तो बेटे ने डॉक्टर को ही घर भेज दिया। अच्छा किया ना पापा जी, बस पता भी चल जाएगा कि आपको क्या हुआ है। डॉक्टर, जो कि पहले से ही स्क्रिप्टेड था, वो बोलने ही वाला था कि तभी वहां पहुंच जाती है समधन। माँ आप कैसे? बेटा मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए आ गई। क्या हो गया बहू को? भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहे तो पैर भी पकड़ लेती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आप प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। अरे कैसी बात कर रही है समधन जी, वो मेरी भी तो बेटी है। क्या कर दिया उसने ऐसा? वो क्या है ना भाई साहब, हम कश्मीरी नहीं है। मेरी बेटी को कश्मीरी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। बनाना तो क्या, उसे तो रोज खा खा कर कश्मीरी खाना डिप्रेशन हो गया है। एक चीज रोज रोज कैसे खा सकते हैं? बहन जी क्या बोलना चाह रही हैं, खुलकर समझाइए। पास खड़ा डॉक्टर भी देख रहा था कि यहाँ तो मामला उल्टा होता जा रहा है। हम लोगों ने झूठ बोला था कि हम रोज रोज कश्मीरी खाना खाते हैं। उसकी तबीयत खराब हो रही है ऐसा खाना खा के। अरे वाह, मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि हम भी कश्मीरी नहीं है। रुचिका बिटिया में इतनी प्यारी लगी थी कि हमने झूठ बोल दिया था, और कश्मीरी खाना खा के मेरा जो हाल है वो तो मैं ही जानता हूँ। समधन डॉक्टर की तरफ देख के कहती है, अच्छा तभी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? डॉक्टर तो पहले से ही स्क्रिप्टेड था। देखो भाई, अब तो ऐसा लग रहा है शायद तुम्हारे घर की प्रॉब्लम मेरे बिना ही सॉल्व हो गई है, लेकिन पेमेंट मैं पूरा लूंगा जी, पूरा गेटअप और टैक्सी का किराया। आपके घर से तो कश्मीरी खाना बनना खत्म हो जाएगा अब। वाह जी वाह। ससुर जी खुश हो जाते हैं और डॉक्टर को पैसे भी दे देता है। पापा जी, लेकिन अभी तो आपने अपना इलाज भी नहीं कराया। इलाज तो हो गया बेटा मेरा, डॉक्टर ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने किया है। दरअसल मैं भी ना कश्मीरी खाना खा खा के तंग आ गया था। मैंने तो डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए बुलाया था कि तुम मुझे सिंपल सा खाना लिख कर दो। पापा जी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जैसी प्यारी बच्ची घर आ गई, और क्या चाहिए। राहुल की बहन संजना एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। दूसरी तरफ राहुल की पत्नी निकिता स्वभाव से स्वार्थी थी। संजना अपनी जॉब के चलते अच्छे पैसे कमाती थी, जिस वजह से उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। फिर एक दिन संजना बाजार से एक सुंदर साड़ी खरीद कर ले आती है। उस साड़ी की कीमत 10,000 रुपए थी। संजना जैसे ही उस साड़ी को पहनकर तैयार होती है तो उसे देखकर निकिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे संजना, ये तो वही साड़ी है ना जो परसों सास बहू के सीरियल में बहू ने पहन रखी थी। हाँ भाभी, मैंने उसी दिन सीरियल देखते समय फैसला कर लिया था कि मैं ये साड़ी खरीद कर लाऊंगी। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कितने की है साड़ी? भाभी ये साड़ी 10,000 रुपए की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी साड़ी। अच्छा चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। संजना के जाते ही निकिता अपने कमरे में बैठकर अपने पति को कोसना शुरू कर देती है। हे भगवान, मेरी ननद 10-10 हजार की साड़ी पहन रही है, और एक मेरा नालायक पति जिसने कभी मुझे ठीक से 2,000 की भी साड़ी लाकर नहीं दी। आ जाने दो मेरे पति को,
ऐसी खबर लूंगी कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। फिर शाम को जब राहुल घर आता है तो निकिता उस पर टूट पड़ती है। राहुल, आखिर कब तुम मुझे एक सुखी जिंदगी दोगे? मैं अपनी इस गरीबों वाली जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? हमारा घर है, सब कुछ तो है, फिर गरीबी की बात कहां से आ गई? अरे घर है तो क्या करूं? दीवारों को चाटूं? देखो, तुम मेरे पति हो, मुझे अच्छी साड़ियां लाकर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहन को देखो, आज वो 10,000 रुपए की साड़ी पहनकर बाहर गई है। मुझे भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपए, इसमें बाकी खर्चों के साथ साथ चिंटू की पढ़ाई लिखाई और उसके ट्यूशन का भी खर्च है। मैं तुम्हें 10,000 की साड़ी कहां से ला कर दूं? मैं कुछ नहीं जानती। जब भी मैं अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ तो वो सभी मेरे सामने संजना की साड़ियों की तारीफ करती है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, एक गरीब आदमी से मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने कल मुझे साड़ी लाकर नहीं दी तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर निकिता कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। निकिता की जिद के चलते राहुल बड़ा परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। फिर शाम को उदास होकर राहुल घर लौटता है। राहुल को खाली हाथ देखकर निकिता का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। तभी निकिता का बच्चा चिंटू उससे आइसक्रीम खरीदने की जिद करने लगता है। निकिता अपना सारा गुस्सा चिंटू के ऊपर उतार कर उसकी पिटाई करने लगती है। नालायक बाप का नालायक बेटा, तेरा बाप कुछ नहीं कमाता। आज के बाद अगर तूने आइसक्रीम या कोई और चीज मांगी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे ये सब क्या है निकिता? तुम बच्चे पर अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो? मैं गुस्सा नहीं उतार रही हूं, बल्कि इसे अभी से सीख दे रही हूं कि आगे जाकर इसे भी गरीबों वाली जिंदगी जीने की आदत पड़ जाए। क्योंकि तुम तो इसी तरह मामूली नौकरी करते रहोगे, जिससे हम दोनों माँ बेटे हमेशा दुखी रहेंगे। बस बहुत हो गया निकिता, तुम्हारे रोज रोज के ताने सुनकर मैं तंग आ गया हूं। संजना महंगी साड़ियां अपनी कमाई से खरीद कर पहनती है। अगर तुम्हें महंगी साड़ियां पहनने का शौक है तो खुद कहीं नौकरी करो और महंगी साड़ी खरीद कर पहनो। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे जिंदा रहते मुझे मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे वाह, ऐसा बेशर्म पति तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तो अब देख लो, तुम्हें चाहे जितना समझाओ लेकिन तुम्हारी दिमाग में मेरी एक बात नहीं आती। उसके बाद राहुल बड़बड़ करता हुआ घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ संजना अपने कमरे में बैठी दोनों पति पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। मेरा बेचारा भाई कम पैसे कमाता है, इसलिए वो भाभी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। और मेरी भाभी भी बहुत ही बेसब्र है, वो कभी मेरे भाई की मजबूरी नहीं समझ पाएगी। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई बंद हो जाए, वरना इनकी लड़ाई के चलते बेचारे चिंटू का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। फिर अगले दिन संजना अपने बॉस से निकिता की जॉब के बारे में बात करने लगती है। देखो संजना, जैसा कि तुमने बताया तुम्हारी भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं उसे जॉब पर रख लूंगा, लेकिन मैं उसे महीने के सिर्फ 7,000 रुपए दे सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, मुझे मंजूर है। मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपया उन्हें दे दिया करूंगी। कुल मिलाकर 12,000 रुपये हो जाएंगे, जिससे मेरी भाभी अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगी। सच में संजना, तुम स्वभाव से बहुत दयालु स्वभाव की हो, वरना आज के जमाने में कौन सी ननद अपनी भाभी के बारे में इतना सोचती है। ठीक है, तुम अपनी भाभी को कल से ऑफिस लेकर आ जाना। फिर घर जाकर संजना अपनी भाभी निकिता को मिठाई खिलाते हुए उसकी जॉब लगने की खुशखबरी देने लगती है। मुबारक हो भाभी, मेरी बॉस ने आपको जॉब पर रख लिया है। हर महीने 12,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन संजना, तू तो जानती है ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर मैं वहां क्या काम करूंगी। अरे भाभी, मेरे रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो काम बताऊंगी आप बस वही करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सच में संजना, तू ना बहुत अच्छी है। तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना कहकर निकिता संजना को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन से निकिता रोज संजना के साथ ऑफिस जाकर काम करने लगती है। महीना पूरा होने पर संजना निकिता की तनख्वाह में अपने 5,000 जोड़कर उसे दे देती है। पैसे पाकर निकिता बहुत खुश होती है और सबसे पहले बाजार से एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आती है। निकिता को खुश देखकर राहुल अपनी सारी टेंशन भूल
राहत की सांस लेता है। तुमने बहुत अच्छा किया संजना, जो अपनी भाभी को जॉब पर लगा दिया। कम से कम अब हमारे घर में शांति कायम रहेगी। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हम सभी मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। निर्मला के बेटे विद्युत की शादी रितु से हुई है और आज रितु की पहली रसोई है। तो सुबह सुबह निर्मला ने अपनी बहू को आवाज देना शुरू कर दिया। रितु, रितु कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो रितु? माँ जी, मैं तैयार हो रही हूँ। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। देख बहू, ऐसे ढीलेपन से काम नहीं चलेगा। अब तो इस घर में आ गई है तो काम थोड़ा फुर्ती से करना सीख ले। जी जी माँ जी। चल अब जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जा। रितु तैयार होकर किचन में चली जाती है, जहां उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, आज से ये तेरा किचन है। पहले तो तू कुछ मीठा बना ले, उसके बाद खाना बना लेना। नई नवेली बहू किचन में कुछ मीठा बनाती है। ठीक है माँ जी, मैं खीर बना देती हूँ। रितु खीर बनाने में लग जाती है। तभी उसे किचन में एक टोकरी में आलू रखे दिखते हैं। वो खीर बनाने के साथ साथ आलू भी छिलने लग जाती है। खीर बनाने के बाद रितु ने आलू की सब्जी बना ली। उसके बाद उसने अपने पति और अपनी सास को खाना परोसा तो उन दोनों को ही खाना बहुत पसंद आया। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, खीर तो बहुत ही अच्छी बनाई है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा है, आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई है। चल विद्युत, बहू को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे। गिफ्ट तो नहीं लाया माँ मैं, पर हाँ रितु, तुम शाम को मेरे साथ शॉपिंग पर चलना और जो तुम्हें चाहिए वो खरीद लेना। अब निर्मला ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी। रितु ने भी सारा घर अच्छी तरह से संभाल लिया है। निर्मला को अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है। एक दिन निर्मला ने अपनी बहू से पूछा, बहू आज रात खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले, मिर्च कम ही रखना। जी ठीक है माँ जी। रितु आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना लेती है। थोड़ी देर बाद विद्युत काम से घर आता है तो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो सब्जी देखकर कहता है, अरे तुमने शिमला मिर्च आलू बनाया है यार, तुमने लंच में भी आलू की ही सब्जी दी थी। हाँ बहू, तुम रोज रोज आलू की ही सब्जी बनाती हो, कल कुछ और बना लेना। हाँ जी ठीक है माँ जी। अपनी सास और पति के कहने के बाद भी अगली सुबह उसने आलू के पराठे बना दिए। जब विद्युत और निर्मला नाश्ता करने बैठी तो विद्युत ने कहा, पराठे, वो भी आलू के? अरे बहू, तुझसे मना किया था ना कि आलू की सब्जी मत बनाना। माँ जी, आपने आलू की सब्जी बनाने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो आलू के पराठे हैं ना। अरे बहू, है तो आलू ही ना, अब आगे से मत बनाना, ना आलू की सब्जी ना आलू के पराठे। और रितु, माँ ठीक कह रही है, हालांकि तुमने पराठे अच्छे बनाए हैं, लेकिन आगे से आलू के मत बनाना प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, ना तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी और ना ही आलू के पराठे। आप खुश आप दोनों? अगले दिन रितु ना तो आलू की सब्जी बनाती है और ना ही आलू के पराठे, लेकिन आज रितु बनाती है चावल, वो भी आलू वाले। जब निर्मला खाना खाने बैठती है तो उसे चावल में आलू दिखाई देते हैं। वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुझसे मना किया है ना कि अब से तू आलू नहीं बनाएगी। माँ जी, मैंने आलू कहाँ बनाए हैं, मैंने तो चावल बनाए हैं। अरे बहू, तो चावलों में आलू तेरे मायके वाले डाल कर गए हैं क्या? माँ जी, आपने आलू की सब्जी और आलू के पराठे बनाने से मना किया था, आलू के चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था, इसलिए मैंने चावलों में थोड़े से आलू डाल दिए। बहू, तेरी आलू खाने की आदत से बहुत परेशान हो गई हूँ। आज के बाद तुम वही बनाओगी जो मैं कहूंगी, समझी? निर्मला अपनी बहू को डांट ही रही थी कि तभी विद्युत आ जाता है। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या कर दिया रितु ने? अरे बेटा, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तूने आज लंच नहीं किया। पता तो होगा तुझे तेरी बीवी ने क्या बनाया है आज। हाँ माँ, क्यों नहीं, चावल बनाया ना। और चावल में क्या डाला है? चावल में आलू डाले थे। हाँ, बस इसीलिए चिल्ला रही थी इसके ऊपर। अरे हर चीज में आलू ना डाला करे। रितु, चावल तो तुमने बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन आलू नहीं भी डालती ना तो भी चलता। अगले दिन निर्मला ने अपनी बहू को भिंडी लाकर दी। बहू, ये लो, आज भिंडी बना लेना और इसमें नींबू भी डाल देना।
नींबू डालने से भिंडी का टेस्ट बढ़ जाता है। रितु भिंडी लेकर किचन में चली जाती है और उसे बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब विद्युत और निर्मला खाना खाने बैठते हैं तो दोनों के भिंडी देखकर होश उड़ जाते हैं। बहू, बहू कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? ये क्या बनाया है? भिंडी बनाई है माँ जी। और भिंडी में डाला क्या है? माँ जी, 1-2 आलू पड़े थे, मैंने सोचा डाल देती हूँ। कम ऑन यार रितु, मतलब तुम आलू देखोगी तो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी सब्जी में डाल दोगी? यार मैं तो नहीं खा सकता ये सब, देखने में इतने अजीब लग रहे हैं तो खाने में कैसे लगेंगे? बहू, तेरे मायके में बनता होगा ऐसा खाना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनता ऐसा खाना। लेकिन माँ जी आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा बना है, मैंने नींबू भी डाला है इसमें। सारी सब्जी की ऐसी की तैसी पीटने के बाद तूने इसमें नींबू डाला है? अरे तू ही खा इसे, और ना खा पाए ना तो अपने मायके भेज देना। तेरे इस अनोखे हुनर के बारे में तेरे मायके वालों को भी तो पता चलना चाहिए। विद्युत और निर्मला बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। शाम को निर्मला अपनी बहू को दाल देते हुए कहती है, बहू ये ले दाल, और ढंग से बनाना। अगर दाल इस बार अच्छी नहीं बनी तो तेरे मायके भिजवा दूंगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना जाना पड़े तेरे मायके। माँ जी मैं बहुत अच्छी दाल बनाऊंगी। रितु दाल लेकर चली जाती है और वो दाल बना भी लेती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो दाल में आलू डालकर बना देती है। ये देखकर निर्मला का पारा गुस्से से हाई हो गया और वो कहने लगी, रितु, रितु ये क्या बनाया है तूने? तुमने तो हद कर दी रितु, दाल में आलू कौन डालता है? तुझसे किसने कहा कि दाल में आलू डाले? किसने कहा? लेकिन किसी ने मना भी तो नहीं किया था कि दाल में आलू नहीं डालूं। तो तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या कि दाल में आलू नहीं डालते? हद करती हो यार, हर चीज में आलू, हर चीज में आलू। इतने आलू खाओगी तो आलू जैसी हो जाओगी। माँ मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको क्या खाना है जल्दी से बोलिए। अरे मंगा ले बेटा कुछ भी, तेरी बीवी के खाने से तो अच्छा ही होगा ना खाना। माँ इन आलूओं का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से बार बार बाहर से खाना खाएंगे तो तबीयत भी खराब हो जाएगी और बजट भी। अरे बेटा अब मैं घर में आलू रखूंगी ही नहीं, फिर देखती हूँ कि क्या बनाती है तेरी बीवी। निर्मला ऐसा ही करती है, वो बाजार से सारी सब्जियां लेकर आती है लेकिन आलू लेकर नहीं आती। जब रितु ये देखती है तो अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सारी सब्जियां लाई हो लेकिन आलू नहीं लाई। खबरदार बहू, अगर इस घर में तूने आलू का नाम लिया तो अब इस घर में आलू कभी नहीं आएंगे। और तू तो बस ये समझ कि आलू का नाम लेना भी तेरे लिए पाप है। लेकिन माँ जी आलू के बिना। फिर तूने आलू का नाम लिया? बोला है ना कि आलू का नाम नहीं लेना है, समझी? यह पकड़ पालक, और पनीर फ्रिज में रखा है, पालक पनीर बना ले। रितु बिना मन के पालक पनीर बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो अपने हाथ दुगनी तेजी से चलाती है। शाम को सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा आज तू पेट भरकर खाना खाना, बहू ने आज पालक पनीर बनाया है। माँ आलू तो नहीं डाले ना उसने खाने में? अरे बेटा मैं आज बाजार से आलू खरीद कर लाई ही नहीं, ना घर में आलू ना ये बनाएगी। माँ मतलब ये हुआ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोनों माँ बेटे आज बहुत खुश थे, लेकिन दोनों को क्या पता था कि उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। रितु ने जैसे ही दोनों को पालक पनीर सर्व किया तो दोनों के सामने पालक के साथ पनीर नहीं बल्कि आलू थे। रितु क्या है ये? माँ ने तुमसे पालक पनीर बनवाया था ना, और तुम आलू पालक परोस रही हो। बहू ये आलू कहाँ से लाई तू? मैं तो कई दिनों से आलू ला ही नहीं रही हूँ। माँ जी ये तो मैंने पड़ोस वाली शीला चाची से लिए हैं, मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में आलू नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझसे ले ले, हमारे घर में तो बहुत सारे आलू हैं। रितु की बात सुनकर निर्मला और विद्युत दोनों ने सर पर हाथ रख लिया। वो दोनों कभी रितु की तरफ देखते तो कभी प्लेट में रखी आलू की सब्जी को। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर की बहू से आलू का पीछा कैसे छुड़वाए।